डकैतों की संख्या बढ़ाने में, डकैत बनाने में कांग्रेस का हाथ रहा है। और देश की जो पहचान जिस तरह से होना चाहिए सशक्त भारत के रूप में, वो पहचान दिलाने की ओर अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो मोदी जी ने किया है। पूछा बड़ी भी नहीं करते थे। हाँ, बड़ी वैसी नजर से हाँ, देखते थे, बॉस मतलब देश का नंबर भी सपेरों नहीं का था देश, उनकी नजरों में। सपेरों का देश ही कहा जाता था हमें। सपेरों का देश। और कांग्रेस ने हमेशा पाप किया है, हम्म। सही ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया। ऐसे ही माफिया की कमर तोड़ने का भी काम किया। उत्पादी है, कोई भी लोग जो असामाजिक तत्व हैं, समाज में विघटन करना चाहते हैं, समाज को एक गलत दिशा में दे के समाज को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, सरकारी संपत्ति को कोई नष्ट करना चाहता है। जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि इस समय भारत में भी एक राजनीतिक भूचाल सा मचा हुआ है, क्योंकि अगले साल काफी बड़े बड़े चुनाव होने हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए या मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए, ऐसे में आप खुद ही महसूस करेंगे कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कहीं ना कहीं राजनीति से आपका सरोकार हो ही जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, एक ओपिनियन आपका बिल्ड हो ही जाएगा। ऐसे में आज हम जुड़े हैं मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ, जो कि हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी हैं। नमस्ते मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति को लेकर हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि लोग सोचते हैं जब भी राजनीति का सुनते हैं। तो एक युवा को यदि आप राजनीति के बारे में बताना चाहें कि भाई राजनीति ये चीज़ होती है, छोटे से शब्दों में, सबसे पहले तो आप वो बताइए कि हम अगर राजनीति को समझना चाहें, जो नहीं जानता उसके बारे में कुछ भी, तो वो क्या है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पास, देश के पास सबसे बड़ी ताकत है तो युवा है। और युवाओं के नए विचार के लिए हमारे देश को आवश्यकता है, हमारे समाज को भी आवश्यकता है। और मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है, आपके संज्ञान में होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो पंचायतों के चुनाव हुए थे, नगर पंचायतों के चुनाव, सर्वाधिक युवा जनप्रतिनिधि चुने गए। इसका मैं ऐसा मानता हूँ कि युवाओं के आने से एक तो एक नई सोच के साथ, नए सुझाव के साथ हमारा हमारे देश को, हमारे प्रदेश को जो ताकत मिलेगी काम करने की, वो नई ऊर्जा के साथ मिलेगी। और चूंकि युवा अगर राजनीति के क्षेत्र में आते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि उनका हृदय से मैं भी उस निर्णय का स्वागत करूँगा, क्योंकि हमें आवश्यकता है युवाओं को सही दिशा देने की। युवा ही हमारे राष्ट्र की पूंजी है। तो राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए, राष्ट्र को और मजबूती प्रदान करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, उसको और मजबूती देने के लिए युवाओं का आना देश हित में बहुत जरूरी है, समाज हित में। आपने मोदी जी का ज़िक्र किया। एक चीज़ जो मैंने महसूस करी है खुद में भी और मेरे आस-पास जो लोग हैं, कि मोदी जी के आने के बाद से युवाओं में राजनीति के प्रति रुचि कुछ बढ़ी है। क्या आपको ऐसा लगता है, और ऐसा है तो ऐसा क्या बदलाव हुआ उनके आने के बाद कि युवा उस बारे में अब सोचना शुरू कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने ये स्पष्ट संदेश दिया है देश के हर प्रत्येक नागरिक को, और हमारे युवाओं को भी इस बात की प्रेरणा मिली है कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए नहीं, व्यक्ति इस देश की धरोहर होता है। अगर अपने आप को युवा पहचान के घर से बाहर निकल कर अगर देश को और अधिक शक्तिशाली देश बनाना है, जिसमें हमारे देश के निर्माण के लिए, देश की मजबूती के लिए कुछ न कुछ योगदान हर व्यक्ति का होना चाहिए। इसलिए जिस तरह से मोदी जी का काम है, जो विजन है, उसको देखते हुए युवाओं का राजनीति की तरफ झुकाव हुआ है, ऐसा मैं मानता झुकाव की बात करते हैं सर, तो आपने कब समझा कि नहीं राजनीति आपके लिए है? या कोई वो किस्सा जो आप साझा करना चाहें कि नहीं इस समय पर मुझे लगा कि नहीं राजनीति में मेरा भविष्य हो सकता है? हूँ। देखिए, मैं व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में बात करूं तो मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो पिछड़ा क्षेत्र था, विकास के मामले में अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था।
न सिंचाई की सुविधा थी, न चलने के लिए रोड थी, न ठीक प्रकार से बिजली की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य के लिए ठीक प्रकार से कोई। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, पूरा जंगल से लगा हुआ क्षेत्र था। चूँकि छात्र जीवन से ही मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपना योगदान अगर परिवार के अलावा इस समाज को, इस क्षेत्र को अगर दे सकता हूँ, तो मुझे ज़रूर राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। तो आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि चूँकि मेरी शुरुआत पंच जो बनता है वार्ड से, वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, क्षेत्र के बारे में आप बताइए, कहाँ से आते हैं मतलब? मैं क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा है, और यहाँ संगीत सम्राट तानसेन जी की जन्मस्थली है बेहट। बेहट के समीप ही मेरा गांव आता है दंगियापुरा। और दंगियापुरा मेरा गांव ऐसा है, ग्वालियर जिले का अंतिम बॉर्डर पे गांव है। ऐसा? अंतिम बॉर्डर पे गांव है, तो आप सोच लीजिए आज से 25 साल पहले, 2000 पहले के क्या स्थिति होगी। न तो चलने के लिए अच्छी रोड थी। मुझे वो भी दिन याद थे जब मैं पैदल 5 किलोमीटर स्कूल है रनिंगमा गांव, हुँ। मिडिल स्कूल था, तब 5 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए हम लोग जाते थे। न तो रोड था, न कोई साधन था। और जब हम ग्वालियर के लिए किसी काम के लिए आते थे, आप यकीन नहीं माने, 60 किलोमीटर वहाँ से हमारा शहर पड़ता है, तो हमें पूरा दिन आने में ही लग जाता था। सर, ये लगभग कौन कहीं से सन की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बता रहा हूँ 2000, मान लो 2000 पहले की, 90 के पहले की बात बता रहा 90 हूँ। के दशक के पहले की बात कर रहे 90 हैं। के दशक के पहले की बात बता रहा हूँ। क्योंकि उस समय अगर हम मीटिंग में युवा मोर्चा से जुड़ गया था, 93 में मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना। तो जब हम मीटिंग के लिए आते थे, तो किसी मेटाडोर वैसे प्राइवेट वाहन से बैठ के आते थे, तो कहीं पंचर हो जाता था। पूरा दिन कभी-कभी तो हमारी मीटिंगें चूक जाती थी। पंचर की दुकान तो आज नहीं मिलती, तब की क्या ये स्थिति रही होगी? हाँ, ये स्थिति रही। अब आपको एक किस्सा सुनाना हाँ। चाहूँगा। 93 में जब मैं युवा मोर्चा का मुरार का अध्यक्ष था, तो बिजली की बड़ी समस्या विकराल थी। बिजली आती ही नहीं थी, आपको भी ध्यान हो 93 में। तो युवा मोर्चा के द्वारा, मेरे द्वारा किसानों को इकट्ठा करके एक प्रदर्शन किया गया था ग्वालियर मुख्यालय पे। तो मैं खुद ट्रैक्टर पे बैठ के आया था। हमारे सब ट्रैक्टर रोशनी घर पे पहुंच चुके थे। मेरा ट्रैक्टर खुद खराब हो गया था, पंचर हो गया था। तो ये मान लो अध्यक्षी में था, तो मैं बा मुश्किल से 3 घंटे लेट हाँ। किसी के प्राइवेट वाहन से गया, तब ग्वालियर पहुंचा। ये स्थिति थी। तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि हम ऐसे क्षेत्र में हैं कि जहाँ हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसको अग्रणी क्षेत्र कैसे बना सकते हैं, विकसित क्षेत्र कैसे बना सकते हैं। तो निरंतर मैं लगातार दल में काम, भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहा। और ईश्वर ने और पार्टी का सब ने मौका दिया, तो आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे क्षेत्र में आपको भी बुलाना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा। आज मेरे क्षेत्र में मुझे ये कहते हुए ये खुशी है कि 10 साल के अंदर 600 किलोमीटर रोड़ों का निर्माण हुआ है मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में तो सबसे मतलब एक विधानसभा में 600 किलोमीटर। आप सोच लीजिए, मैंने इसका कैलेंडर भी जारी किया है। पिछले कार्यकाल का किया था 300 किलोमीटर पिछले, और अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक विधानसभा में 10 साल के अंदर 600 किलोमीटर रोड़ों का निर्माण पे काम हुआ है। तो ऐसा लगता होगा आपको ही खुद को, पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आज मैं ऐसा मानता हूँ, चूँकि मैं युवा था और मेरे अंदर ललक थी काम करने की, बहुत सारे काम, रोड़ों की बात नहीं करूँगा। मेरे आज क्षेत्र में 15 विद्युत सब स्टेशन है। ता 3 विद्युत सब स्टेशन हुआ करते थे, 15। और आज मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि मेरे क्षेत्र के जो भी किसान भाई हैं, वो ग्वालियर आते थे राजस्व के क्षेत्र में, न्यायालय में छोटे-छोटे प्रकरण, बँटवारा, नामांतरण। आज ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में 3 तहसीलें हैं। तो युवाओं में जो एक राजनीति की तरफ झुकाव हुआ है, ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में, देश में। तो विकास को लेके भी युवाओं का झुकाव हुआ है। और
कई ऐसे काम हुए हैं, चाहे नया स्टार्टअप की बात करें, कई अन्य क्षेत्र में युवा हमारे मतलब बहुत मैं समझता हूँ देश के लिए, युवाओं की सोच देश के विकास के लिए अगर आएगी तो निश्चित रूप से हमारा देश तरक्की करेगा। सर इसके लिए एग्ज़ाम्पल आप ही लोग तो कहीं न कहीं बन रहे हैं ना, चाहे आप हम आपकी बात कर लें, हमारे मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, प्रधानमंत्री जी की बात कर लें, युवाओं को ये लोग भी जगह दे रहे हैं। बिल्कुल, देखो ये हम कहें असली अगर पूँजी या असली अगर कोई ताकत है हमारे पास तो हमारे युवा हैं। आने वाले देश का भविष्य अगर कोई है तो युवा हैं, और आने वाले भविष्य को भी सुरक्षित किसी के हाथों में अगर सब देखना चाहते हैं तो युवाओं के हाथ में देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, युवा एक नई क्रांति लाने का हर क्षेत्र में प्रयास करते हैं, नई सोच के साथ। तो नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, तो हमारे देश को, प्रदेश को आवश्यकता है। सरकार को भी आवश्यकता है, हम लोगों को भी आवश्यकता है कि कहीं न कहीं युवा ज़्यादा जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से और नए जो काम हैं, नए विचार के साथ और काम होंगे तो हमारा प्रदेश और उभर के आगे आएगा। वैसे तो प्रदेश के अंदर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, चाहे सिंचाई की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, किसी पे भी हम बात करें तो 2000 पहले के मध्य प्रदेश को और 2023 के मध्य प्रदेश को देखेंगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए लोगों को आना चाहिए। आपने तो सर बहुत बड़ा अंतर बता दिया 23 साल का। मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, यहीं पास में ही निवास स्थान है हमारा और 2003 तक का हमने भी कांग्रेस सरकार के अंडर का राज देखा है। यहीं के हम कोलार रोड की ही बात कर लें सर, एक सिंगल लेन सड़क हुआ करती थी और दूरदर्शन हमारे घर आता था, रात को 8 बजे रविवार को पिक्चर आया करती थी और उसी टाइम पे बिजली कटा करती थी। मतलब हफ्ते में 1 दिन पिक्चर देखने को मिल रही है नहीं और उस जी, दिन भी बिजली नहीं आती थी और नियमित 7 से 9 शाम को ही बिजली कटती थी। आपने ठीक कहा, चूँकि मैं किसान भी हूँ हाँ। और आज भी मुझे शौक है किसानी करने का। मेरे अगर आप वो कहीं वीडियो देखेंगे हुँ। तो ओरिजिनल वीडियो आज भी खेतों में जब मैं ग्वालियर जाता हूँ, तो हर हफ्ते गाँव जाता हूँ, हर हफ्ते। तो वो दिन भी देखा कि हमारी जो ज़मीन है, कृषि का काम है, वो ट्यूबवेल आधारित है। हुँ, हुँ। ट्यूबवेल से पानी मिलता है, क्यों नहरें नहीं थी हुँ, तब। हुँ। तो ये मान के चलें कभी-कभी मुझे अधिकतर मुझे भी जाना पड़ता था पानी छोड़ने के लिए खेतों में। तो जैसे ही पता पड़ा गाँव में कि बिजली आई, तो तुरंत दौड़ के पहुँचते थे ट्यूबवेल तक। तो वहाँ पहुँचे तब तक की बिजली गई। अच्छा और समय भी निर्धारित नहीं था? नहीं, रात को कोई 2 बजे कोई समय नहीं। हाँ। आप यकीन मानिए ये स्थिति रहती थी कि दिन में अगर 1 आध 2 घंटे बिजली मिल जाती तो ऐसे गाँव में बोलते थे कि 1 आध बरगिया पानी निकल आए। तो ये जुगाड़ में रहते थे। और आज लोग ये सोचते हैं कि बिजली का यही नहीं पता पड़ता है कि कब जा रही है। हाँ। ये 24 घंटा बिजली गाँव में जो व्यवस्था है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। ये सच्चाई बिजली के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम हुआ है। बिजली आप परिवहन के क्षेत्र बिजली, में सड़कों रोड का निर्माण है सबने रोडों मतलब के आज आप मध्य प्रदेश में हम कहीं भी जाते हैं, सड़कें मतलब आपको अच्छी ही मिलेंगी, ढाबे मिले या ना मिले। अब वो ये मान के चलिए आप, वो हम लोगों को भी एक सपना था। हुँ। हमारे क्षेत्र में ट्यूबवेल आधारित खेती है। अबे मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को मेरे क्षेत्र में गए थे बेहट। हुँ, हुँ। एक नई नहर का भूमि पूजन हुआ है। उससे लगभग 27 गाँव जुड़ेंगे। अब हर हाई लेवल से पानी मिलेगा, लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। और मतलब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ यहाँ पानी पहुँच सकता था। लोगों को कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ पानी आएगा, वो उन खेतों में पानी पहुँचाने का काम सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इसलिए हम ये कहेंगे आज अगर मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, हुँ, हुँ। तो इसी वजह से मिल रहा है कि पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है, बिजली की भी व्यवस्था है और रोडों की जैसे कनेक्टिविटी भी ठीक है। और ऐसा नहीं है, रोडों की कनेक्टिविटी के साथ-साथ हमारी कनेक्टिविटी अन्य प्रांतों से भी जुड़ी हुई है। हुँ, हुँ। अगर कहीं कोई हमें एक्सपोर्ट करना हो, तो बहुत सारी चीज़ों से को की सुविधा हमारे प्रांत में है, क्योंकि जिस आत्मनिर्भरता के साथ प्रदेश का जो विकास हुआ है और वो प्रगति हुई है, ये किसी से छिपी नहीं है। इसलिए इस प्रगति को निरंतरता बनी रहे, इसको और ऊँचाइयाँ देने के लिए
युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी जाएँ, अपना रोज़गार धंधा भी स्टार्टअप करें। देखिए ये सरकार और सरकार की सोच, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना और प्रारंभ की है, सीखो और कमाओ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। पहली सरकार है कि युवाओं को इस बात के लिए हर महीने 8,000, 9,000, 10,000 रुपए तक महीने युवाओं पे ये सरकार खर्च करने जा रही है कि अगर आपको किसी चीज़ में सीखने में इंटरेस्ट है, तो आप सीखिए। हम सरकार उस पे आपको मंथली पैसा इसलिए देगी कि आप वो, क्योंकि सीखेंगे तो पूरा समय उसी में लगेगा। बिल्कुल। आप कहीं और कोई धंधा रोज़गार कर नहीं सकते। इसलिए सरकार ने सपोर्ट के तौर पे ये कहा है कि आप मन लगा के सीखिए। आपका जो भी महीने का खर्चा है 8,000, 9,000 जो सरकार उठाने के लिए तैयार है। 1 साल तक अगर आप किसी भी क्षेत्र में सीखेंगे, तो सीख के आप अपना स्वयं का धंधा, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ऐसा मान सकते हैं कि सरकार ने घोंसला नहीं दिया है, युवाओं के लिए पंख दिए। वो पंख है तो घोंसला तो तैयार हो ही जाएगा। आप कोशिश करो, सरकार आपके साथ है। मतलब पहली जो बिल्कुल। कदम है वो तो आपको उठाना ही पड़ेगा। देखिए, अगर मैं ऐसा मानता हूँ, कोई कहे मैं बेरोज़गार हूँ, पढ़ा लिखा कोई नौजवान है, तो बेरोज़गार है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि तो काम करने की इच्छा नहीं है। बिल्कुल। नहीं, सरकार ने ऑप्शन बहुत सारे खुले रखे हैं। कुछ स्किल तो आपके अंदर भी होनी चाहिए ना, आपको कुछ भी करने का कोशिश जुनून हाँ, होना चाहिए, ऐसे मैंने कहा। हाँ। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जंगल क्षेत्र से, हमारे यहाँ से कोई वाहन भी नहीं आता। मेरे मन में ललक थी यानी हुँ, जिज्ञासा हुँ। थी, जुनून था, हुँ, हुँ, हुँ। तो बगैर परिश्रम के कुछ मिल नहीं सकता है, स्थायी नहीं है। हुँ, हुँ। परिश्रम करेंगे तो स्थायी है। तो परिश्रम तो सर अब करना ही है। परिश्रम करने के लिए युवाओं के पास एक ऊर्जा है, हाँ। उस ऊर्जा का उपयोग आप करें, और सरकार आपको नए स्टार्टअप में भी सब्सिडी देने का प्रावधान सरकार ने कई क्षेत्र में किया है। अब सपोज़ करो, मेरे मेरे पास हॉर्टिकल्चर के अलावा फूड प्रोसेसिंग भी है। हुँ, हुँ। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति मध्य प्रदेश में आगे चल के देखने को आपको मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का विज़न देखिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो योजना बनाई है, उसमें केंद्र सरकार 10 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। 35 लाख तक का आप अगर कोई स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे, कोई प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। अब हम अगर किसान हैं हुँ। और किसान परिवार, मैं ये कहूँगा, किसानी की बात इसलिए करना चाहूँगा, किसान परिवार रोज़गार माँगने वाला परिवार नहीं रहे, रोज़गार देने वाला परिवार बन सकता है। क्योंकि किसान के लिए किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसान को सक्षम बनाने के लिए, किसान की आय कैसे दुगनी हो, इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बराबर प्रयास कर रही हैं। अब केंद्र राज्य सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है, आपको अच्छा माहौल दे सकती है, काम तो किसान भाइयों को ही करना है। कई बार शिकायत तो रहती थी, और मैं इसको इसलिए भी मानता हूँ चूँकि मैं भी किसान हूँ। कई बार किसान को अपने उत्पादन का मूल्य हुँ, हुँ। बाज़ार में ठीक प्रकार से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आवक ज़्यादा हुई तो किसान औने-पौने भाव में बेच के चला आता है। अब सरकार ने ये तय किया है कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितने भी कच्चे उत्पादन हैं, आपको भंडारण के लिए व्यवस्था की है। आप भंडारण की चेन अपने खेत पे, अपने गाँव में बना सकते हैं। उस पे 25% सब्सिडी है। हुँ, हुँ, हुँ। 25% सब्सिडी है, 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी है। अगर आप छोटा कोल्ड स्टोर, अब वैसे विकेंद्रीकरण भी किया है कि आप शहर स्तर पे ही कोल्ड स्टोर का लाभ नहीं लें। हुँ, हुँ। आप चाहें तो अपने गाँव स्तर पे लें, अपने छोटे-छोटे हाट हाट बाज़ार में भी कोल्ड स्टोर छोटा निर्मित कर सकती हैं। तो इससे क्या है, कोई कच्चा माल है अगर शहर में सस्ता है, तो आप तोड़ के आराम से अपने कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। जब अच्छा भाव आए, जब अच्छा बेच सकते हैं, और नहीं तो कोल्ड स्टोर में रख के हुँ। आपको 35% जो सब्सिडी मिल रही है, अपनी फूड प्रोसेसिंग करने की, वहाँ छोटी-सी एक उद्योग लगाइए, उस पे सरकार सब्सिडी दे रही है। भंडारण की व्यवस्था आपके पास, उत्पादन की व्यवस्था खेत आपके पास, और प्रोसेसिंग करके, पैकिंग करके लोकल को वोकल,
प्रधानमंत्री जी ने कहा है। सिस्टमेटिक हो गई ये सारी चीज़। आप करना चाहो तो आपके पास रास्ते दे दिए सरकार ने। पूरा सरकार का बड़ा ओपन है और सरकार चाहती है कि किसान परिवार अपने उत्पादन का हुँ, हुँ। जो भी अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। जो व्यापारी कमाते हैं, हुँ, हुँ। किसान उत्पादन करता है, व्यापारी उसको प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, तो व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि जो व्यापारी सब्सिडी लेते हैं, वो किसान ही सब्सिडी ले। अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग का भी काम करे। और मैं समझता हूँ कि कोई भी काम प्रोसेसिंग के बाद में कम से कम जस्ट सवा डेढ़ गुना हो जाता है। तो वो मुनाफा जो व्यापारी लेते हैं वो भी किसान के पास आएगा, उत्पादन का भी आएगा, तो किसान आत्मनिर्भर हो जहाँ जाएगा। किसान ₹5 कमाता था, वहाँ वो ₹15, ₹20 तक कमाए। आराम से कमाएगा, सरकार यही कोशिश आराम से कमाएगा। परिवार के बारे में सर बताइए, आपको परिवार में शुरुआत में राजनीति के रूप में कैसा सपोर्ट मिला था? परिवार का सपोर्ट शुरू-शुरू में थोड़ा दिक्कत तो रहती है, हुँ, चूँकि इसलिए दिक्कत रहती है कि किसानी के क्षेत्र में जितनी भी खेती हो, जितने भी लोग हों उस परिवार के उस खेती में काम करते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ वो ये अपेक्षा भी करते हैं ग्रामीण अंचल में कि पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत घर के लिए खेतों में भी हाथ बटाना चाहिए। बिल्कुल। तो जब भाई वगैरह रहते हैं तो सोचते हैं कि हम 4 भाई हैं तो पूरे दिन हम बहुत काम करेंगे। अगर पहले ये सोचते थे राजनीति में लोग, आज तो राजनीति में मैंने जैसा कहा युवाओं का, समाज का भी झुकाव राजनीति की तरफ है। पहले लोग थोड़ा इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा अब चूँकि थोड़ा बहुत आया फिर मेरा जम के सपोर्ट परिवार का मिला। रिज़ल्ट दिखने लगता है और फिर सब। नहीं उनको ये लगा हुँ, हुँ। माता-पिता को, भाइयों को कि ये सही दिशा में मूव कर हुँ, रहा हुँ, है। हुँ। क्योंकि छोटी-छोटी समस्या गाँव की निपटाने के लिए वैसे मैं आपको एक और उदाहरण दूँगा। जैसे ही मैंने राजनीति प्रारंभ की तो मैं समझता हूँ हमारे घर में हुँ, हुँ। मैं सरपंच नहीं रहा हूँ, माँ सरपंच रही है, भाई सरपंच रहा है। आज भी मतलब आज हमने स्वतः ही सरपंची छोड़ी है। नहीं गाँव की सेवा सरपंच के भी नाते और फिर मैं जिला परिषद रहा, चुनाव लड़ा, तो एक एक जो भी चुनाव जितने भी लड़ा, ईश्वर कृपा से पूरे जीता और घर का भी सपोर्ट रहा, क्षेत्र का भी रहा और मेरे दोस्तों का भी रहा। हाँ, हाँ। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। कंप्यूटर लिटरेसी आपके क्षेत्र में भी आपने बहुत सारी चीज़ों की बात करी। बिल्कुल आपने सही हाँ। कहा। इसलिए तो मैंने कहा कि युवाओं की ज़रूरत है इस देश को, प्रदेश को, इस समाज को, क्योंकि एक नई सोच हुँ, के साथ अगर कोई काम नया प्रारंभ होता है तो नई सोच के साथ होता है। मुझे ऐसा लगा क्षेत्र में रोड़ों का काम हुआ है, बिजली पे किसानों के लिए जो भी हो सकता था शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावा मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि मेरा क्षेत्र पूरा ग्रामीण है, तो जो शहर से कोई कॉलेज की पढ़ाई करके इंटर पास करके बच्चे नौकरी नहीं लगी घर पहुंच गए वापस, उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। अगर कोई जगह वैकेंसी निकलती है तो कोई ना कोई डिप्लोमा की आवश्यकता रहती है, बिल्कुल। चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाए चाहे शासकीय सेक्टर में जाए। तो अधिकतर बच्चे मुझे ये देखा कि पढ़े तो हैं, अकेले में वो कंप्यूटर के क्षेत्र में अनभिज्ञ, कंप्यूटर की शिक्षा जिस प्रकार से उनको लेना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, वो नहीं है उनके पास। क्योंकि अगर कंप्यूटर का ठीक प्रकार से प्रशिक्षण हो जाएगा, तो शासकीय नौकरी नहीं सही तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है और घर से भी कई चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था बहुत सारी। तो ऐसा मुझे अधिकतर लोग दिखे, मेरे मन में ये बात आई कि चूँकि मैं जब सरकार में हूँ और मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट रहता है कि क्षेत्र के विकास, प्रगति के लिए आपको काम करिए। तो मुझे ऐसा लगा तो सीएसआर मद से मैंने व्यवस्था करके कलेक्टर के माध्यम से सीएसआर के बारे में सर थोड़ा बताइए। सीएसआर फंड जो रहता है कि कंपनियों का जो फंड इकट्ठा रहता है जो पब्लिक पे कंप्यूटर ये कॉर्पोरेट सोशल हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद वही है हाँ, ना? राइट, हाँ, हाँ। राइट, राइट। ठीक, ठीक, ठीक। जो कंपनियां निगम काम हुँ, करते हैं हुँ। उनकी जो बचत रहती है वो कुछ वेलफेयर पे खर्च कुछ एक करते हैं परसेंटेज उनको देना होता है समाज तो समाज के लिए। हाँ। मैंने ऐसा संपर्क करके हुँ। और कलेक्टर के माध्यम से वो फंड की व्यवस्था हुँ, कराई। हुँ, हुँ। तो क्षेत्र में 4-5 जगह कंप्यूटर की लैब प्रारंभ कराई। तो कंप्यूटर की व्यवस्था जैसे ही प्रारंभ हुई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे क्षेत्र में आज 6 महीने 7 हो गए कंप्यूटर की व्यवस्था हुँ, प्रारंभ हुँ। किए हुए। कम से कम 5-6 हज़ार के करीबन बच्चों ने कंप्यूटर सीख लिया है।
चलाना बढ़िया आराम से। हुँ। और सीखने के उपरांत देखिए 25 बच्चों की तो शायद नौकरियाँ लग गईं। उनका धन्यवाद आया और उनकी वीडियो भी आप देख के प्रसन्न होंगे, मुझे भी बड़ा एक मन में प्रसन्नता हाँ, रही। हाँ, हाँ। तो उनने जब धन्यवाद बोला, जब मेरे को पता पड़ा कि अगर मेरा कहा कि सरकार सपोर्ट नहीं करती, मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं करते, मंत्री जी अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? बाज़ार में आके फिर कमरा लेना पड़ता, कंप्यूटर सीखने वाले को पैसा देना पड़ता, निःशुल्क व्यवस्था की, तो आज वो बच्चों में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है। अब वो हर क्षेत्र में मतलब आगे जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, अपना छोटा पूरा धंधा टाइप वगैरह का खोल सकते हैं, प्रारंभ कर सकते अच्छा हैं। सर, ऊपर से नीचे तक आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाए कंप्यूटर लिटरेसी तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल मतलब सही। सरकारी विभागों में जो जितना मैंने देखा जो पुराने कर्मचारी हैं, उनको भी आज की तारीख में वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप इस चीज़ को सीखिए, वरना आप काम कैसे करेंगे? ये तो मतलब मैं बहुत पुराने लोगों की बता रहा हूँ। अरे बेटा-बेटियों में बड़ा उत्साह है, ज़बरदस्त। हाँ। अब एक कार्यक्रम में आए थे, हुँ। तो उन लोगों ने जब शेयर की अपनी हाँ। बात को, तो बहुत लोगों ने मेरे को इस बात के लिए धन्यवाद दिया हुँ। कि आपने ये बहुत अच्छा काम प्रारंभ किया है। पहली विधानसभा है जिसमें कंप्यूटर निःशुल्क हुँ। कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने का निःशुल्क काम हुआ है। दूसरा एक नए नवाचार का और मैं ज़िक्र करना हुँ। चाहूँगा। गाँव में जाते हैं तो थोड़ी बहुत गरीबी भी रहती है और लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, पुड़िया-वुड़िया बहुत सारे, कभी-कभी दाँत साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो हुँ। किसी भी मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी जानकारी में किसी ने भी डेंटल का शिविर नहीं लगवाया हो, क्यों? डेंटल का शिविर बड़ा महँगा रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे मन में ये भी पीड़ा आई, कुछ लोग मिले मुझे, उनको आर्थिक सहायता देते हैं, अपन कभी-कभी ऐसे कोई बीमार दुखी है, तो कई बुजुर्गों ने मेरे से कहा, नहीं बुजुर्ग नहीं, ऐसा देखा, मैंने कहा ये तो जवान थे और मैंने कहा मेरे साथ के ही हैं, मेरे से थोड़े बड़े होंगे, हुँ। और पता पड़ा उनके दांत गिर गए पूरे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? अरे भैया दांत गिर गए तो मैं लगवा लो। हाँ। अरे कि कहाँ से लगवा लो, एक 25-30 हज़ार की लगेगी, और 30 हज़ार की हमारी सरसों चली जाएगी 4 कुंटल, और वही हुई है 6 कुंटल। तो कई लोग हाँ। अपने मतलब ये मान लो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगते हैं। जो खाना चबाना चाहिए वो दलिया से काम करने लगते हैं कि और के गिर पास जाए। पैसा नहीं है। हाँ। तो मैंने एक विचार आया, हाँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, सीएसआर मद से हाँ, हाँ, हाँ। एक डेंटलों के शिविर लगवाए, अच्छा, मुफ्त में बत्तीसी और दाँत फ्री में निःशुल्क रहेगा सर निःशुल्क ये भी। मेरे क्षेत्र में हो रहा है, और बुजुर्ग बड़े हँसते हुए जाते हैं। और मेरे मन में थी कि हाँ। ये जो लोग दलिये से काम चलाते हैं उनको दाल-बाटी खाना चाहिए। इस उम्र में तो दलिया पी के काम चला रहे हैं, हाँ। दलिया खा के काम चला रहे हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में हाँ। जब हम राजनीति के क्षेत्र में रहते हैं और समाज के बीच रहते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिनको हम केवल सरकार में रह के ही कर सकते हैं, बिल्कुल, सिस्टम का आप हिस्सा तो हैं, तो आप कर सकते हैं उस कर चीज़ को। सकते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसी प्रकार से इतना आनंद आता है, कई लोग इस सामाजिक क्षेत्र में अगर अपन सही मन से काम करें, तो लोग दुआएँ भी देते हैं। सर अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन हम जब बात करते हैं राजनीति के बारे में तो एक सोच निकल के आती है कि यार राजनीति अच्छी जगह नहीं है। मतलब कि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं भैया उनसे आप दूर ही रहो तो अच्छा है। तो ये एक चीज़ क्यों है? मतलब आप जो चीज़ें बता रहे हैं, क्षेत्र में जो चीज़ें आपने करी हैं या हमने भी जो चीज़ें महसूस करी हैं, जब से हमारी समझ डेवलप हुई है, तो चीज़ें तो हमने देखी है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है और डेवलपमेंट तो राजनीति से ही होता है। कोई प्राइवेट सेक्टर से आके तो राजनीति में नहीं, प्राइवेट सेक्टर से आके कोई करके नहीं जाएगा ये सब काम। तो फिर ये एक सोच क्यों है राजनीति को लेकर? कुछ एक लोग हैं उनके कारण है या कुछ और बात आपको सम हाँ जी, समाज हमारा परिवार है। हुँ, हुँ। अगर हमारे अंदर क्षमता है, तो हम उस क्षमता का गलत दिशा में प्रयोग न करते हुए सामाजिक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। समाज को अगर कोई गलत है, तो गलत का मतलब ये थोड़ी सी कि हम गलत हैं। हम उसको अगर बदल सकते हैं, तो बदलना चाहिए। और अगर गलत चीज़ कोई फैल रही है या शुरुआत हो रही है, तो उसको हम रोक कैसे सकते हैं, ये भी क्षमता हमारे अंदर है। तो हम सही दिशा अगर देने की हमारे अंदर क्षमता है, हुँ, हुँ। तो हम वो गलत चीज़ को भी सही दिशा में ला सकते हैं। अगर चलिए सही को हाँ। नहीं, सही को सही क्या करना है? गलत को ही तो सही करना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ ये गलत है, अरे उसको अगर तुम्हारे अंदर ये परख है, क्षमता है कि ये गलत है, तो उसको सही कैसे कर सकते हो? सही को सही करना ही क्या है? आज दुनिया में सही क्या है? कुछ नहीं है सही। थोड़ा ठोका-पिटी तो करनी पड़ती है। अच्छा, नहीं है। भारत की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो वैमनस्यता आज मतलब ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से फैल जाती है।
तो राजनीति जा किस दिशा में रही है? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन का ये युग है कि आपने उँगलियों पे कुछ दबाया और इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी आ जाएगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये फेक है कि ये रियल है। देखिए, मैंने कहा हुँ, कि अलग-अलग सोच के साथ व्यक्ति काम करता है। कई लोग ऐसे हैं कि बैठ के सपने देखते रहते हैं और जो लोगों को सपनों को साकार करना, वो एक जगह नहीं बैठ के रहते हैं, वो चलते रहते हैं। सर चले तो एक इंसान भी था अभी हमारे भारत में, उन्होंने यात्रा भी कर ली पूरे भारत की। नहीं, वो चलना एक, देखो, अगर अपन खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चलेंगे तो कई चीज़ें आती हैं। हुँ, अगर हम समाज हित में चलेंगे, कई चीज़ों को अगर दम हो हमारी बात में, तो लोग उसका विचार का समर्थन करते हैं। अगर हम व्यक्तिगत अपने लिए कर रहे हैं तो जनता सब जानती है हुँ, कि जी रोड पे अगर आए हैं तो किस लिए आ रहे हैं। रोड पे जनता के लिए आना चाहिए, वो तो काम कर नहीं रहे हो आप। हाँ। दूसरी बात एक चीज़ और हो, कोई जैसे मैंने कहा वैमनस्यता की बात हुँ, कर हुँ। रहे हैं, कुल मिला के एक चीज़ और है, वो कहते हैं कि नहीं, परिश्रम करने वाले व्यक्ति की झोंपड़ी की 2 मंजिल बन जाती है और पड़ोसी, जो परिश्रम न करने वाला पड़ोसी है, तो उसको वैसे ही देख-देख के उसको वैसे ही बुखार आता है और वैसे ही तो वो भी चाहता है कि इसका कैसे जी गिरे, कैसे कमज़ोर हो, तो कई तरह के लोग हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुलसी जिस संसार में भाँति-भाँति के लोग, सबसे हिल-मिल चाहिए चलिए नदी नाव संजोग। हमें अपने विचार के साथ काम करना चाहिए। अगर कोई गलत है तो अगर हमारे कहने से वो बदल सकता है, आवश्यकता है तो प्रयास करिए, नहीं आगे बढ़िए। 10 लोगों को और अच्छी दिशा दीजिए। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग आज से नहीं है, हुँ, बहुत पहले से हैं। अब वैमनस्यता कई लोग, मैंने कहा, बैठे-बैठे वो हवाई जहाज में उड़ना चाहते हैं, वो हुँ। सब कुछ करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। तो ये तो रहेगा अंतर। इसलिए हम कैसे हैं, ये हमें पता हमारा कॉम्पिटिशन किसी नहीं है, हमने हमारा कॉम्पिटिशन है तो अपने आप से, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर हम कमज़ोर हैं, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हम अपने आप से ही कमज़ोर हैं। सर तो स चंबल के आस-पास के क्षेत्र से आप आते हैं। वहाँ के खूब किस्से ही हम तक पहुँचते हैं कि वहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। अभी हाल में भी वहाँ पे एक किस्सा हुआ था। तो वहाँ पे अब क्या बदलाव आया है? क्योंकि पहले तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चीज़ें होती थी। चाहे आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की बात कर लें या दूसरी कर लें, लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें कम हो चुकी हैं। तो इसको लेकर हमारी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए? या वहाँ पे जो लोग का झुकाव इस तरफ था, उनका किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि उनको सही रास्ते पर लाया जा सके? देखिए, सबसे ज़्यादा, मैं वैसे आरोप नहीं लगा, सबसे ज़्यादा भुखमरी, बेरोज़गारी, डकैत समस्या, ये सबसे ज़्यादा समस्या उस अंचल में थी। और ये कब थी? ये कांग्रेस के दशक में थी। जी। नया इनने कोई प्रयोग नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया, लोगों को रोज़गार से नहीं जोड़ने का प्रयास किया। आज चंबल, ग्वालियर पूरी तरह से बदल चुका है। हर क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, चमचमाती हुई रोड मिलेंगी, खेतों के लिए पानी मिलेगा, युवा अधिकतर रोज़गार से जुड़े हैं। फिर भी और आवश्यकता, जिसके अंदर काम करने का जुनून है, उसके लिए पर्याप्त अवसर चंबल, ग्वालियर के अंदर भी है, चंबल के भी अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर है। अब वो आप ये मान के चलें कि चंबल में जो चंबल डकैतों का चंबल था, वो डकैत आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब वो फ़िल्म की शूटिंग में आप देखेंगे, कई फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, तो डकैतों का रूप धारण करके आप उसको फ़िल्म बना रहे हैं, क्योंकि वो एक इतिहास रहा है। अगले सच्चाई ये है, अब हमारा चंबल और ग्वालियर विकसित है और उन्नति की ओर है, प्रगति की ओर है। एक धारणा जो है अब चंबल की, अब वो कहीं न कहीं बदलती जा रही है। पूरी तरह धारणा, मैं ऐसा मानता हूँ, पूरी तरह धारणा बदल चुकी है। लोग, चंबल के लोग, ग्वालियर, चंबल संभाग के लोग देश के कोने-कोने में मिल जाएँगे, अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन मिल जाएँगे। हर क्षेत्र में, यहाँ सामाजिक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, ग्वालियर चंबल बहुत आगे निकल चुका है। वो ग्वालियर चंबल नहीं है जो मैंने बताया, जिनने जानबूझ के हुँ, हुँ। डकैतों को, डकैतों की संख्या बढ़ाने में, डकैत बनाने में कांग्रेस का हाथ रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश पूरी तरह डाकू मुक्त प्रदेश है।
कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है, रात में, दिन में आराम से जा सक जहाँ चंबल एक्सप्रेसवे बनने के लिए प्रस्तावित है, जहाँ नई उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो इस तरह से नए स्टेशन बन रहे हैं, तो ये अपनी मान के कह सकते हैं जब चंबल विकास की ओर है तो देश प्रदेश तो है ही, बदलाव जहाँ आया है। सबसे कठिन था वहीं पे बदलाव आ रहा है, तो फिर जहाँ तो हो सकता था वहाँ के बारे में तो क्या बोलूँ? बिल्कुल सही है। देखो एक और बात है, देश को एक सक्षम नेतृत्व मिला है, प्रदेश को भी मिला है। आज जैसे मैंने कहा, हुँ, हुँ। पहले को आप मध्य प्रदेश की बात करें तो 2000 पहले के मध्य प्रदेश को देख लीजिए, हर मामले में देख लीजिए, और आज के मध्य प्रदेश को देखिए। देश में देश के विकास की बात करें, देश की ताकत पहले क्या थी, आज क्या है, किसी से छिपी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो विश्व की धरती पे मोदी मोदी के जयकारे लगते बिल्कुल। हैं। पहले आवाज़ भी नहीं आती थी कि किस प्लेन में सामान पैक कर दिया और कब कहाँ डिलीवरी होगी। आवाज़ उनकी कहीं और से आती थी ना सर, मुँह दूसरा था। तो इसलिए हाँ। आज लोगों का जो रुझान बढ़ा है, मोदी जी के हुँ, प्रति हुँ। सेवाओं का रुझान बढ़ा है, तो इसलिए बढ़ा है। मोदी 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 जी के अभी आपने ज़िक्र किया, मोदी जी के नेतृत्व के बारे में आप क्या कहेंगे कि एक राजनेता के तौर पर उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा है? मतलब जितना हम लोगों को सुनने में आता है कि वो परिणाम चाहते हैं कि भई हमने आपको ये काम सौंपा है तो आप रिज़ल्ट निकाल के दीजिए हमें। तो उसके बारे में आप बताइए कि उनके साथ काम करना क्या रहता है? देखो, मोदी जी को मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तित्व अद्भुत शक्ति है, और जैसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे देश को अद्भुत शक्ति के रूप में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले, और उस शक्ति की वजह से आज हमारे देश की ताकत में जो इजाफा हुआ है, जो देश का विदेशों की धरती पे जो सम्मान बढ़ा है, और देश की जो पहचान जिस तरह से होना चाहिए सशक्त भारत के रूप में, वो पहचान दिलाने की ओर अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने इसलिए किया है, मोदी जी एक एक सांस, एक एक पल देश की प्रगति की और तरक्की के लिए और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, और हमारा देश वो इस दिशा में मोदी जी बढ़ रहे हैं कि हमारा देश सभी देशों का नेतृत्व आगे चल के कैसे करे। विश्वगुरु। हाँ, कैसे करे, इस ओर वो निरंतर बढ़ रहे हैं। और ये बात भी सही है कि जो अध्यक्षता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसी का परिणाम है कि सक्षम नेतृत्व की वजह से आज हमारे देश का लोहा ऐसे देश मान रहे हैं जो हमारे देश को वो पूछा बड़ी, भी नहीं करते थे। हाँ, बड़ी वैसी नज़र से हाँ। देखते थे। बहुत मतलब देश का नंबर भी सपेरों नहीं का था देश। उनकी नज़रों में। सपेरों का देश ही कहा जाता था हमको। सपेरों का देश, और बहुत सारे कई हुँ, नाम हुँ, हुँ। देते थे वो। इसलिए आज हिम्मत नहीं है। अगर आप मैं कल ही देख रहा था एक यूट्यूब पे हुँ, हुँ, हुँ। दुबई के किसी का एक वीडियो देख रहा था, तो वैसे ही चैनल वालों ने पूछ लिया होगा मित्रों ने कि आप क्या मानते हैं अब की बार मोदी की क्या बात, मोदी मोदी हमेशा मोदी, कि क्यों, कि दुबई में आज हम लोग जब परिचय देते हैं कि इंडियन है, और एक जगह की और बताई थी उन्होंने, तो बोले कि अरे वो ये कहते हैं वेलकम, कि आज से 15 साल पहले नहीं करते, 10 साल पहले नहीं करते थे। तो आज ये सम्मान बढ़ा है, तो इसलिए बढ़ा है कि मोदी जी ने अपने पूरे देश को परिवार माना है। इसलिए वो जो कुछ करता है व्यक्ति, ऐसे अंत में व्यक्ति परिवार के लिए करता है। तो अंत न शुरुआत मोदी जी ने इस देश को परिवार मान के की है, इसलिए आज मोदी जी मोदी हो रही है। तो वैसे भी वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। जन कल्याण की बातें इसीलिए होती हैं। कहना करना अंतर है। वही तो ना, सिर्फ़ बातें नहीं होती। मोदी जी ने करके दिखाया। वही। कहने को तो कई लोग कहते हैं कि मेरा परिवार है, ये वो है। जनेऊधारी बन जाते हाँ, हैं, पंडित जनेऊधारी बन बन लिए। जाते हैं, और गंगा की आरती देखा और कैसे उतारते हैं और कैसे उतार रहे हैं। तो मतलब कई लोग एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए, और मैंने देखा है हुँ, हुँ। मोदी जी आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। कोई भी निर्णय उनका बिल्कुल
आत्मविश्वास से भरा हुआ निर्णय डंके की होता चोट है। पे होता है कि ये चीज़ हमें करनी है। बिल्कुल साथ क्यों उसमें कोई उनका स्वार्थ दिखता ही नहीं है। अगर उनका स्वार्थ कोई निकाल भी नहीं सकता ना उनका व्यक्तिगत। स्वार्थ दिखता ही नहीं, इसलिए उनके निर्णय हर निर्णय देश हित में और स्वीकार्यता क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है। उनका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है देश के लिए। और जो भी ये लोग विपक्ष के लोग जो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं है, बस सिर्फ आलोचना के सिवाय। सच्चाई की बात ये है कि मोदी जी का अब कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मोदी जी की देश को आवश्यकता है, आपने समाज को आवश्यकता है। आपने अभी विपक्ष का ज़िक्र किया। तो राहुल गांधी अभी जब विदेश जब भी जा रहे हैं, तो वो भारत के बारे में उल्टी ही बात कर रहे हैं, चाहे वो भारत के नेतृत्व को लेकर हो या उनकी जो खुद की एक जो छवि बन रही है भारत में, उसको लेकर हो। क्योंकि हम देखते हैं जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो हमको एक अलग ही तरह की ऊर्जा दिखती है। लेकिन जब राहुल जी विदेश जाते हैं तो बंद कमरे में उनकी बातें हो जाती हैं और वो बातें सोशल मीडिया पर घूमने लगती हैं। देखो मैं ऐसा मानता हूँ, कभी-कभी विरासत में सत्ता तो मिल जाती है, अगले बुद्धि थोड़ी-सी मिल जाएगी। सत्ता भी कहाँ मिल पा रही। कभी-कभी मिल जाती है, साइड से मिल जाती है, हाँ, डायरेक्ट साइड नहीं से। इनडायरेक्ट मिल जाती है। अगले सत्ता में बुद्धि कहाँ से आएगी? बुद्धि थोड़ी-सी मिल जाएगी। इसलिए अच्छी सोच के साथ जो व्यक्ति काम की शुरुआत करता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसको सफलता मिलती है। अच्छी सोच नहीं है। आज मध्य प्रदेश की बात करूँ मैं 2 मिनट के लिए कहना चाहूँगा, कोई दिक्कत। चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता बहुत समझदार है। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है तो युवा है। युवाओं की संख्या हर परिवार में है। उनको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है, समाज को मिसगाइड नहीं कर सकता है। हाँ, ये कभी-कभी उनको वो अवसर नहीं मिलता है कि वो जवाब दें। हुँ, हुँ। अवसर आने पर जनता जवाब देती है। चाहे अब वो एक वोट से हो। कोई भी हो, अब देखिए उदाहरण के तौर पे 2018 में कांग्रेस के मित्रों ने कितना ज़बरदस्त झूठ बोला। राहुल गांधी ने आके कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे शायद जब, जी। कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन के अंदर। कुछ हुआ क्या? हम युवाओं को बेरोजगार भत्ता दें, किसी को मिला क्या? तो तो सर ये अभी कर्नाटका में भी हुआ ना, फ्री बिजली का वादा था, अब रेट बढ़ देखो गए। अभी देखो त्राही-त्राही मचेगी, क्योंकि बोलना और करने में बड़ा अंतर रहता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, भाई तो भाई आगे हम बोले, उनकी बहन भी झूठ बोल रही थी। मैं सुन रहा था उनका हुँ, हुँ, हुँ। वीडियो पे, यूट्यूब पे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की सरकार ने नौकरियां देने का वादा किया था, केवल मध्य प्रदेश ने 21 नौकरियां दी हैं। कितनी झूठ बोले, आप उठा के देख लो यूट्यूब पे, कितना झूठ। तो मुझे उसी टाइम पे आ रहा था, मैंने कहा बताओ, ये परिवार अब तक झूठ के सहारे चले गया, हुँ, हुँ। अब झूठ नहीं चलेगा, तो चलना अब होता सच सर तो चलेगा। यूपी में भी चल जाता ना जादू तो। मैं बिल्कुल लड़की सही हूँ, है। लड़ सकती हूँ से बात शुरू हुई थी। जैसे ही चुनाव का कैंपेन खत्म हुआ, कुछ किसी ने कोई ज़िक्र नहीं किया उस बारे में। कर ही नहीं सकते, तो इनकी बात में कोई दम नहीं है, हाँ। सच्चाई नहीं है। ये तो ऐसे, देखो नेतृत्व, लीडर बनने की एक अलग वो रहती है। लीडर की अगर विजन दिखता है, आप अगर कहीं लीडर बन के जा रहे हैं किसी जगह पे, तो बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। अब आपने 21 नौकरी की बात करी, मतलब इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है जी? ये अपने भले के लिए देश को, प्रदेश को सब जगह बदनाम करते हैं। इनके राहुल लिए जी को प्रचार का मतलब ही बदनाम करना है शायद। बदनाम करना, तो जनता छोड़ेगी थोड़ी सी इनको, माफ नहीं करेगी। ये प्रदेश को नहीं, 8 करोड़ जनता को बदनाम कर रहे हैं, तो 8 करोड़ जनता तो बदला लेगी। और इनको सबक सिखाया था उपचुनाव में, हुँ, हुँ। जनता ने सिखाया था। इनने तमाम झूठ बोला, ये हुआ, वो हुआ। जनता ये भी जानती है कि ये सरकार, जब बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए तो बना कहाँ से लेंगे? बना कहाँ से लेंगे। तो इसी 2024 के चुनाव के हम बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, जो प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव होने वाले हैं। उसमें आप किसे देखते हैं कि मोदी जी के खिलाफ? या तो राहुल गांधी का एक नाम जो ये लोग खुद ही जपते रहते हैं, या फिर एक जो कंबाइंड विपक्ष बनाने की बात चल रही है। उसमें आप किसको देखते हैं कि किसको बना सकते हैं? क्योंकि अभी तो ऐसा चल रहा है कि मैं बनूँगा वाला खेल चल रहा है। आप किसी भी पार्टी से उठा के देख लीजिए, वो विपक्ष में आना चाहता है, संगठित विपक्ष में, कि भई चेहरा मैं बनूँगा, सब यही चाह रहे हैं। चाहे आप नीतीश कुमार जी की बात कर लीजिए, आप ममता बनर्जी जी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव के भी मन में कहीं न कहीं वो कसक बैठी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी तो फिर हैं ही। तो मतलब हम किसे चेहरा देख लें? क्योंकि किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा ना आगे बढ़ के। भले ही जीत हम किसी की भी मान के लें। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ, जे बिखरे हुए लोग हैं,
और बिखरे हुए लोग क्या सोच रहे हैं। एक हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, और एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि एक बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, और बाढ़ के किनारे एक खेत में पेड़ खड़ा था, तो खेतों में भी पानी भर गया था। हुँ। उस पेड़ पे बचने के लिए सांप भी चढ़ गया, छछूंदर चढ़ गई, नेवला चढ़ गया, तो ऐसे ऐसे जानवर चढ़ गए, वो एक दूसरे पे को देखते नहीं थे, हमला कर देते तुरंत। तो सब लोग उस पे बैठे। जैसे ही बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ, एक वहां से कोई राहगीर गुजरे, तो उन्होंने कहा, देखा तो ऊपर ये लोग बैठे कि ये तो बैठ ही नहीं सकते एक डार। तो बोले, क्यों भैया, क्या चक्कर है? कि बाद में बात कर लेंगे। भाई, हम तो आपस में बाद में लड़ लेंगे, पहले ये बाढ़ अगर नेकी भी लड़े तो बाढ़ में बह जाएंगे। तो इसलिए डर के मारे ऊपर ये बैठ गए। ऊपर बैठे, होना जाना कुछ नहीं है। मोदी जी चारों तरफ, मोदी जी होगी चारों दिशाओं में, हाँ। ये कहीं पीछे नहीं लगेंगे, आप देखना। अच्छा, ये अभी क्रिमिनल्स के ऊपर योगी जी ने ये बुलडोज़र का शुरू किया अप्रूव कि भैया आप कुछ भी जुर्म कर रहे हो तो पहली बात तो पैसा आपसे वसूला जाएगा, दूसरा आपकी प्रॉपर्टी खत्म कर दी जाएगी। माफिया राज उनने वहाँ बहुत हद तक खत्म कर लिया। हमने यहाँ देखा कि हमारे मामा जी ने भी चीज़ शुरू करी। उज्जैन में हमने कुछ घटनाएँ देखी जिसमें पत्थरबाज़ी हुई थी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी गई। ये कार्रवाई पहला सवाल ये कि क्या ये आपको सही लगती है? और दूसरी ये कि क्या इससे वाक़ई में क्रिमिनल्स के ऊपर एक डर बैठेगा और इससे क्या कुछ कमी आएगी? देखो, जो आदतन अपराधी हैं, आदतन माफिया हैं, और समाज को ये कहीं न कहीं नष्ट करने का काम कर रहे हैं, हम समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ, इनकी कमर तोड़ने के लिए ये काम होना भी चाहिए, और ये हुआ भी है। मध्य प्रदेश के अंदर तो पहले से ही हो रहा था। हुँ। उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अच्छा निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में हमेशा आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा, ये प्रदेश डकैतों का प्रदेश कहा जाता था। बिल्कुल। तो डकैतों का सफाया सही ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया। ऐसे ही माफिया की कमर तोड़ने का भी काम किया। उत्पादी है, कोई भी लोग जो असामाजिक तत्व हैं, समाज में विघटन करना चाहते हैं, समाज को एक गलत दिशा में दे के समाज को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, सरकारी संपत्ति को कोई नष्ट करना चाहता है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना भी चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए ठीक लोग नहीं है। किसी भी जाति विशेष में व्यक्ति जन्म जरूर लेता है, अपराधी बनता है, तो वो फिर वो समाज के लिए ही अपराधी बनता है, कहीं के लिए, समाज के लिए घातक होता है। कोई व्यक्ति हो, समाज के लिए होता है, प्रदेश के लिए होता है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई चलती रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी एक क्रांतिकारी योजना आई है, अभी कुछ दिनों पहले वो शुरू हुई, लाडली बहना योजना। आपने भी उसके ऊपर ट्वीट किया था, मैंने देखा। ये जो स्टेप है, आपको क्या लगता है ये कितनी मदद कर सकता है गृहिणियों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और किस प्रकार से उनको एक संबल दे सकता है? देखिए, मुझे वो दिन भी याद है। मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहूँगा। महिला सशक्तिकरण को अगर बढ़ावा देने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, शिवराज जी ने किया है। मैं इस बात को विस्तार से इसलिए कहना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी। मैं ऐसा मानता हूँ, उस योजना की वजह से हमारे बेटियों को सम्मान मिला। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना भी बनी, और उसमें मुख्य कारण ऐसा मानता हूँ मैं कि जब हमारे प्रदेश के अंदर कुछ अंचल ऐसे थे, हम अब बने अंचल की बात करें, जिस घर में बच्ची जन्म ले लेती थी, उस घर में चिंता की लकीरें खिंच जाती थी कि अब जो बच्ची आई है, जन्म लिया है, पढ़ाई की तो बात छोड़िए, इसको शादी को पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसी समाज में चर्चा चलती थी। और जिस घर में अगर 2 बच्चियां पैदा हो गई, दूसरी बच्ची जन्म ले लिया, तो कई घर ऐसे थे कि लोग खाना नहीं बनाते थे एक टाइम, उस दिन ये स्थिति रहती थी कि अब पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर एक तो उन बच्चियों का रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी में कराया, और वो जब वो शादी
की लायक उम्र हो जाएगी शादी के बाद, उनको लक्ष्मी योजना में 1,40,000 का चेक देने का भी काम किया, शिक्षा की भी व्यवस्था की। तो इस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर एक ये बेटियों के लिए सरकार ने जो सहयोग किया, उसके वजह से हमारी बेटियों ने कई क्षेत्रों में हमारी सरकार को भी सम्मान दिलाया, समाज को भी सम्मान दिलाया। शिक्षा के क्षेत्र में आज देखो बच्चियाँ बहुत आगे हैं। उसके अलावा मैं ऐसा भी मानता हूँ कि चूँकि गरीबी हम कहें कि गरीबी दूर हो गई, गरीबी दूर नहीं हो पाती है। परिवार बढ़ता है, सीमित साधन होते हैं तो गरीबी गरीबी तो रहती है। इसी प्रकार से बच्चियाँ बोझ नहीं बने तो बच्चियों की फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ की। इसमें हमारी लाखों बेटियों की शादी सरकार से के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कराई। तो एक तो उस परिवार पे भार नहीं आया, एक उस परिवार को वो बच्ची बोझ नहीं बनी। दूसरी बात और बच्ची की शादी भी रईस परिवार से कम धूमधाम से नहीं हुई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप जाएँगे तो बड़ा आनंद आता है। हमारे यहाँ शादी में अगर मेहमान बुलाएँगे तो गिने-चुने बुलाएँगे। हाँ, आपको मेहमान 2-2 4-4 जिले के मिल जाएँगे क्योंकि शादी है तो एक मतलब एक अलग से ही आनंद आता है। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। मुख्य रूप से लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने ये प्रारंभ करके एक बहुत बड़ा नारी शक्ति के लिए और नारी शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए ये कदम इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा। हाँ। अगर छोटे परिवार में किसी ने जन्म लिया है, सामान्य परिवार में जन्म लिया है, गरीब के घर में जन्म लिया है, उसने गरीबी देखी है, परेशानी देखी है, तो वो उस चीज़ को ये फैसला बहुत बड़ा फैसला नहीं है। कोई एक दिन में नहीं लिया होगा, मुख्यमंत्री जी ने इस पे बहुत विचार किया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि घर में जब विघटन होता है, 4 भाई हैं, तो विघटन का एक वजह ये भी होती है कि छोटे-छोटे खर्चे के लिए लड़ाई-झगड़ा घर में होना, महिलाओं के बीच में। चूँकि आमदनी उतनी ही है, अब आमदनी उतनी है तो पुरुषों का खर्चा मुश्किल से चल पाता है, पुरुष बाहर का भी काम देखते हैं। महिलाओं के भी अंदर के खर्चे रहते हैं, बच्चों पे भी रहते हैं, बच्चों को खिलाना-लेना, ये लेना और अगर घर में कोई बहन-भांजी आ जाए तो उसकी भी विदाई करना, ये महिला और सावन-सोढ़ा का खर्चा, ये महिलाओं के ऊपर ही रहता है। जब महिलाओं के पास पैसा नहीं रहता है और ये खर्चे की आवश्यकता सबको है, तो कई बार बेचारी महिलाएँ पूरे दिन घर का काम करती हैं। रसोई पहले पानी भरें, फिर रसोई बनाएँ, बच्चों को तैयार करें, स्कूल भेजें, बर्तन साफ करें, घर साफ करें, पूरा दिन लग जाता है। तो बाहर से उनका और कोई स्रोत तो है नहीं है। तो छोटे-छोटे खर्चे के चक्कर में कई बार वो अपने आप को मतलब एक बहुत वैसा महसूस करती हैं कि पूरे दिन काम किया, अगर ज़रूरत पड़ गई, घरवालों से पैसे माँगे, तो हो सकता है घरवालों के भी पास नहीं हुए उस टाइम पे। तो घरवालों ने भी मना कर दिया तो मायूस हो जाती हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से इस दर्द को पहचाना कि हमारी छोटे-छोटे खर्चे के लिए हमारी माताओं-बहनों को परेशान ना होना पड़े। इसलिए बच्चों पे भी खर्च कर सकें, सावन-सोढ़ा पे भी खर्च कर सकें। भाई के जहाँ जब रक्षाबंधन के समय जाती हैं तो मिठाइयाँ वगैरह लेके जाना पड़ता है। अब बेचारे उनके पास पैसा नहीं होगा तो कैसे ले जाएँगी? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सम्मानिक दृष्टि से और ऊँचाई और मतलब एक सम्मान देने की दृष्टि से ये ऐतिहासिक कदम है। जब भविष्य में इसको कुछ बढ़ाने की भी चर्चा चल रही थी? निश्चित रूप से जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब 1000 प्रारंभ किए, 1,25,00,000 हमारी बहनों का पंजीयन हुआ है। 1000 धीरे-धीरे पैसा आएँगे, फिर 12,500 फिर 1500 फिर 1750 फिर 2000 फिर 2500 फिर ऐसे ही 3000 तक किया है। हुँ, जो हुँ। बहुत पुनीत का कार्य किया है। सच्चाई की बात ये है।
बहुत सच्चाई की कई बार आपने देखा होगा, बच्चे अगर गली में कहीं कुछ बिच रहा है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, बच्चा चाहे गरीब का हो, चाहे अमीर का, बाल हट, राज हट। हुँ, हुँ। बच्चा अगर हट पकड़ जाए कि गली में कुछ सामान बिच रहा है, तो घर वालों को चाहे अनाज बेचना पड़े, उसको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति होती है। तो कई बार इसमें बड़ा मदद मिलेगी और छोटे-छोटे खर्चों के लिए बहनों को घर वालों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। और कुछ नहीं तो एक खुद उनके पास उनकी पूँजी इकट्ठा होगी। और मैं मानता हूँ महिलाएँ खर्च करने में बड़ी पीछे रहती हैं। इसलिए उनके ये पैसा बहुत बड़ी रकम हो जाती है और घर वालों को भी पैसा दिया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि, हुँ, हुँ। के पीएम सम्मान निधि या सीएम सम्मान निधि अब 12,000 रुपए हो गए। बिल्कुल। पहले 6,000 रुपए पीएम सम्मान निधि में केंद्र सरकार देती थी और 4,000 हमारी राज्य सरकार। अब मुख्यमंत्री जी ने उसको 6 कर दिया है। तो हर महीने के 1,000 हमारे पुरुष भाई को हो गए और 1,000 क्या, अब तो माताओं-बहनों के लिए 3,000 तक मिलेंगे आगे चल के। तो इस प्रकार से छोटे-छोटे खर्चे के लिए और देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं हुँ, हुँ। आपको, काम ये योजना वही बना सकता है, हुँ, हुँ। जिसने गरीबी देखी हो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। समस्या तो वही पहचानेंगे। हाँ, और जो गरीब घर से चला हो, समस्या देखी हो, वही बना सकता है। जिसने सीईओ का काम किया हो, जो हेलीकॉप्टर से नहीं उतरा हो, जो उद्योगपति रहा हो, वो गाँव का गरीब का दर्द जान सकता है। जो वो जो जान सकता है कि महिलाओं के लिए छुट्टी मनाने जो विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर से ही घर के चार्टर प्लान हो, हाँ। तो वो लोग वो क्या जानेंगे दर्द। इसलिए ये योजना दिल से बनाई है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने हमेशा पाप किया है। हुँ। आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री जी ने सहरिया, भारिया, आदिवासी भाई-बहनों के लिए ये योजना 18 के पहले प्रारंभ की थी। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैं श्योपुर जिले का भी प्रभारी मंत्री हूँ। 1,000 रुपए घर खर्चे के लिए आदिवासी भाइयों के लिए योजना प्रारंभ की थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, वो इस योजना का उद्देश्य ही ये था कि हमारे आदिवासी भाई-बहन कई बार परेशान रहते हैं, वर्षा हो रही है, हुँ, हुँ। लकड़ी-वकड़ी का काम करते हैं, अगर रोज़गार धंधे पे नहीं गए तो कम से कम 1,000 रुपए खर्चे पानी को तो हो जाएँगे उनको। किचन के लिए हो जाएँगे। तो इस प्रकार से योजना पहले भी प्रारंभ की, 2018 में कांग्रेस आते ही कांग्रेस ने ये बंद करने का काम किया। तो ये पाप किया कि नहीं? ऐसे ही हमारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हुँ, हुँ, हुँ। उसको भी बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। तो अब ये बताइए ये लोग जब अ, अच्छे निर्णय को बंद करेंगे तो सज़ा तो जनता देती है। तो इसीलिए योजना वही बना सकता है जिसके मन में तड़प हो, जिसने गरीबी देखी हो। अब ऐसे मैंने कहा उदाहरण के तौर पे, हुँ, हुँ। मुझे बच्चों की तड़प दिखी कि कोई डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर का, तो कहीं न कहीं से ये बात मुख्यमंत्री जी को बताई तो मुख्यमंत्री जी ने सहृदय से स्वीकार करके इसको शुरू प्रारंभ किए। करने के निर्देश दिए। अब ऐसे ही गाँव में जैसे मैंने कहा, दाँत जब झड़ते हैं तो उम्र नहीं देखते हैं। तो कई बार वैसे ही किसी न किसी बीमारी की वजह से, हाँ, हाँ। किसी न किसी कारणवश दाँत झड़ जाते हैं, उन पे पैसा नहीं है, तो बेचारे वैसे ही बूढ़े हो गए। अब ये चीज़ें आती कहाँ से? जो अब इनकी मुख्यमंत्री जो बने हुँ, हुँ, हुँ। 15 महीने के लिए, वो 15 दिन तो प्रदेश में नहीं गए। अब ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है क्या? ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है तो जो प्रतिदिन प्रदेश के प्रवास पे रहे। और ये शिवराज जी हमेशा प्रवास पे रहती हैं, आपने देखा होगा। बिल्कुल। प्रवास करने से एक चीज़ नहीं मिलती है, प्रवास करने से कई समस्याएँ, नई समस्याएँ जो जन्म लेती हैं वो भी पता पड़ जाता है। कई दिक्कतें होती हैं अपनों के बीच में, जनप्रतिनिधि का मतलब जनसेवक अपने के बीच में। हुँ, हुँ। तो ये गया ज़माना, जो लोग वो चलते थे कि नहीं, यानी कि आज रोड पे घूम रहे हैं वो हुँ। यही के तड़प रहे हैं। इसीलिए तड़प रहे हैं कि सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं वो अपने लिए, खुद के लिए, सुख-सुविधाओं के लिए। इसलिए सुख सुविधाएँ तो उसमें भी साथ नहीं चल रही थी। कब तक चलेगी? सब जानते हैं लोग, अच्छी तरह से जानते हैं। आखिरी 2 सवालों से हम खत्म करते हैं। पहला तो ये अभी कुछ दिनों पहले एक फ़िल्म आई थी द केरला स्टोरी। बहुत विवाद हुआ उसके ऊपर और अगर वो वाक़ई में इतनी विवादास्पद होती तो लोगों का इतना प्यार उसको नहीं मिलता, प्लस लोग उस चीज़ को समझते नहीं। तो इसको लेकर जो ये विवाद हुआ और लोगों ने उसको पसंद किया, दोनों अलग-अलग चीज़ें थी। कुछ लोग थे जिन्होंने विवाद खड़ा किया। तो मेरा पूछने का मतलब ये है
कि इसको लेकर जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, जो कारण था लव जिहाद जिसके ऊपर बात हुई, या जो ये बाहरी आक्रांता हैं, आईसिस जैसे जो संगठन है, वो जिस प्रकार से ब्रेन वॉश करने की पूरी फैक्ट्री चला रहे हैं। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कुछ और लोग भी पकड़ाए हैं, कुछ ही समय पहले एनआईए की छापेमारी में। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि भाई जब कोई चीज़ देश विरोधी चल रही है, तो हमारे ही देश के लोग क्यों उसके खिलाफ बोलने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ आप मत बताओ लोगों को? जो समाज हितैषी है, वो लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ को देखना भी चाहिए, समाज में जागरूकता आती है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कि उसको कैसे ब्रेक कर सकते किस हैं, तरीके से किया जा रहा है? किस तरीके से किया जा रहा है, उसको कैसे अपन ब्रेक कर सकते हैं। मैं समझता हूँ लव जिहाद को जो भी लोग जो जिस जो विरोध कर रहे हैं, इस हुँ। फ़िल्म का जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो समाज हितैषी नहीं है। वो वोट की राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसे ही लोगों की वजह से अभी तक जो देश पिछड़ता रहा कई चीज़ों में, अब ये देश ऐसे नेतृत्व के हाथ में है कि निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों को जो समाज के बीच में परोसना चाहिए, चाहे फ़िल्मों के माध्यम से, चाहे नाटक के माध्यम से, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता बनी रहे। ये फ़िल्म निश्चित रूप से हम सबको इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, ये देश के में और समाज के हित में जो बातें बताई हैं, वो ज़रूर युवाओं को भी अपने ज़हन में लेना चाहिए और समाज को भी लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये लोग जो विरोध करने वाले हैं, वो तो आप जानते हैं, मैं एक राष्ट्रीय नेता, उनके राष्ट्रीय नेता का एक वो सुन रहा था वीडियो, उसमें वो गौ माता को कह रहे हैं कि गौ मांस के ऊपर कितनी वैसी टिप्पणी, तो ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिनको हम पूज रहे हैं, जिन उन्हीं लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, अगर आपसी आपको ही भाईचारा बना के रखना है, तो आपको इस प्रकार की बातें करनी ही नहीं चाहिए ना। वो देखो भी जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं और सबसे बड़ी बात। देखो उनको जनप्रतिनिधि कहाँ है वो तो नाम पीछे आपने दरवाजे लिया से नहीं आई ना, हुई है, नाम आपने लिया नहीं। पीछे दरवाजे से आई हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। दिग्विजय सिंह जी कहाँ चुनाव जीते हैं, पीछे हाँ। दरवाजे से तो आए हैं। नहीं या डायरेक्ट मेरे दिमाग में दूसरा नाम आया था, तो अब क्लियर है ना? नहीं, मैं हाँ, गलत ठीक कह रहा हूँ नहीं, ना, नहीं, नहीं, सही बोल रहे हैं। सामने दरवाजे से आए तब पता हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो वैसे दरवाजे ऐसे ही बोलने के लिए ऐसे लोग करे रहते हैं। एक आखिरी सवाल से हम खत्म करते हैं। युवाओं की हमने बहुत बात करी है, करीब-करीब पौन घंटे से हम बात कर रहे हैं युवाओं की। आप धर्म के प्रति झुकाव युवा का कितना ज़रूरी मानते हैं? क्योंकि एक समय बीच में ऐसा आया था कि धर्म को लेकर एक बात सोच डेवलप हो गई थी कि अगर तुम धर्म को मान रहे हो तो तुम कहीं देहाती हो, तुम पिछड़े वर्ग के हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज के युग में एक बार फिर से युवाओं में धर्म के प्रति रुचि जाग रही है, वो उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। किसी भी चीज़ को वो मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, किसी को भी मानते हो, लेकिन उनके अंदर एक जागरूकता आ रही है। वो उसको आप कितना ज़रूरी देखो मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ धर्म के प्रति कमी आना मतलब संस्कारों की कमी आना। हमारे देश की एक अलग तरह से पहचान है। हमारा देश धार्मिक देश है, धर्म प्रधान देश है। इसलिए युवाओं को देखो आस्था से, गहरी आस्था से हम गहरा विचार कर सकते हैं, गहरा सोच कर सकते हैं। समाज के प्रति जो नज़रिया हमारा भाव होना चाहिए, पूजा से हमें शक्ति मिलती है। पूजा से हमारी शक्ति कमज़ोर नहीं होती है, शक्ति मिलती है। और ये जैसे मैंने कहा, ये हमारा देश संतों का देश है, धार्मिक देश है, इसलिए ये हमारी पूंजी है, शक्ति है। हम इसको कहीं युवाओं को भी इसमें कोई गिरावट नहीं आना चाहिए, कमी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें गिरावट आएगी, तो हम अपने आप को कमज़ोर करेंगे। जड़ें कमज़ोर करेंगे हम, हम अपने सीधी-सी आप बात को है। जड़ें कमज़ोर करेंगे। चूँकि अगर धर्म में और दिव्य शक्ति नहीं हो, संत शक्ति नहीं हो, तो फिर ये साधु संतों के जहाँ लाखों की भीड़ क्यों उमड़ रही है? इसका यही प्रतीक। इसलिए न मानने वाले तो न मानते हैं, अकेले ही मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक युवा को इसके बारे में पूजा और गहन अध्ययन के बारे में हमेशा चिंतन-विंतन करना। तो भई आज हम लोगों ने बात करी हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री जी भरत सिंह कुशवाहा जी के साथ, और ये बहुत अच्छी बातचीत रही। हमने युवाओं को लेकर समझा, मध्य प्रदेश में जो भी कुछ योजनाएँ चल रही हैं उसको लेकर समझा। तो आखिर में हम बस धन्यवाद कहना चाहेंगे कुशवाहा जी को कि उन्होंने हमारे साथ इतने अच्छे विचार साझा किए और हमें समझाया कि किस तरीके से प्रदेश में कामकाज किया जा रहा है और किस तरीके से हम एक देश के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं।
चाहे हम देश की बात करें, युवाओं की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें या समाज की ही बात कर लें। हमने धर्म की बात करी, राजनीति की बात करी, सभी बातें हमने करी और उन्होंने खुल के अपने विचार भी रखे। भरत सिंह कुशवाहा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और हमको भी कहीं न कहीं प्रेरणा मिलती है कि हम जुड़े रहें और आपसे बात करें, जिससे कि और बातें हम भी आगे युवाओं तक पहुँचा सकें आपकी हमारे माध्यम से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने आपने भी मैं ये कहूँगा इस दिशा में जो कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से इसमें इस समाज को भी, अभिभावकों को भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, ताकत मिलेगी। इसको लोग, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपके अंदर जो ललक है, मैं मुँह पे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, वास्तव में होना चाहिए। ये बहुत-बहुत धन्यवाद।